प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग साइंस के लिए एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं सीटीटी, जो कि जुलाई में आपका पेपर होने वाला है। और क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए साइंस का हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। यह पॉइंट नंबर फर्स्ट है और इसमें टोटल आपके 30 प्रश्न रखे गए। एग्जाम पॉइंट नाम से यह श्रृंखला जानी जाती है। इस 30 प्रश्न में से 15 प्रश्नों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज उसके आगे के 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जहां से करना है हम आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 10 से आगे हम लोगों को बढ़ जाना है। तो पेज नंबर 10 तक हम लोग कर लिए थे, तो पेज नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होगा। यही फोटोसिंथेसिस वाला हिस्सा था। इसके बाद ये आपका हो गया था यूकैरियोटिक वाला, ये करवा दिए थे। और यहाँ पे प्लास्टोसिन भी हो गया था। आपका प्रकाश संश्लेषण वाला हिस्सा छूटा था। यहाँ से आपके प्रश्न बचे हुए हैं। इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। आज का पहला टॉपिक है और इसे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, इस बात का आप भरोसा रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप साइंस के सभी क्लास के एग्जाम पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएंगे, लेकिन मेन अभी आपका साइंस है जो आपके सामने। पहला प्रश्न है, द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या। कह रहा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी की सहायता से मिल जाती हैं और यूवी लाइट में, सनलाइट में ये बना लेती हैं C6H2, मतलब ग्लूकोज बना लेती हैं। यहां से ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक, अब वही पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से, किससे टूटता है, किससे टूट करके ऑक्सीजन निकलता है। तो जल टूट करके किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में। जल टूट करके ऑक्सीजन बना लेता है और ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट बनता है। क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती। प्रकाश संश्लेषण में एक तत्व तो और इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन। ये आपको बहुत पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम पॉइंट में क्या लिखा गया इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एग्जाम पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। कर ऑक्सीजन जो निकलेगा वो किसके माध्यम से निकलता है, ऑक्सीजन जल टूट करके ही ऑक्सीजन का निर्माण करता है। प्रकाश आश्रित प्रावस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं को हाइड्रोजन व हाइड्रॉक्सिल आयनों में अपघटित कर दिया जाता है। कह रहा जल के अणुओं को किसमें तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। यानी H2O है, ये टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया है और इसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया गया है। एनसीईआरटी का माध्यम है, एनसीईआरटी में से इसे लिया गया, क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का सबसे मुख्य हिस्सा जो है वो एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी से तो हम दूर जा नहीं सकते। देखिए लिखा गया, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड यानी ग्लूकोज from the carbon dioxide and the water in the presence of chlorophyll and the light energy is called the photosynthesis। कह रहा है कि पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से, क्लोरोफिल की मदद से किसका निर्माण कर लिया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लिया जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इन द एनर्जी इनपुट। कह रहा है ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी का निर्माण होता है। प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द प्लांट एज वेल एज द एनिमल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का। और किसका निर्माण हो जाता है, ऑक्सीजन का। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर ऑल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, ये भोजन बनाता है और इन्हीं भोजन को बार बार सब लोग लेते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड फॉर द लिविंग बीइंग, तो ये इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व पूछ रहा है ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। कह रहा है जो ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होती है, यह ऑक्सीजन ब्रीथिंग में मदद करती है, यानी सांस लेने में मदद करती है। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी यह भोजन अपना खुद बना लेते हैं। यही कारण होता है इकोलॉजी में, जब आप उसको पढ़ेंगे, क्या नाम है, पर्यावरण, तो वहां पे इसे प्रोड्यूसर कहा जाएगा, हिंदी में उत्पादक कहते हैं।
जो एनिमल होते हैं ये कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता कहा जाता है हिंदी में। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। सपोज करिए कि कोई हर्बीवोरस एनिमल है जो पत्तियां खाता है, फल खाता है, पेड़ की टहनियों से जो है उनके चीज़ों को खाता है, या पके हुए दाने को खाता है, वह सभी क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु तो पौधे पे डायरेक्ट निर्भर है, लेकिन अगर कोई मांसाहारी जंतु है तो वह इनडायरेक्ट निर्भर है। कारण यह है को दाना भी खाता है, लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उन्हीं को खाता है। इसलिए अगर शाकाहारी रहेंगे तभी उसको भोजन मिलेगा, और शाकाहारी कब रहेंगे, जब पेड़ होगा। तो यानी यह कैसे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक पौधा होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहीं पे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन एक किसके रूप में सिंथेसिस करते हैं, केमिकल के रूप में बनाते हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन क्रिया होती है किसकी सहायता से, ईस्ट की सहायता से। जैसे कि आपका किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरिया की सहायता से। तो ये किस में आ जाता है, कीमोसिंथेसिस में या कीमो ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं। रॉ मटेरियल की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ पे कच्चा पदार्थ है। एक्ट एज द सोर्स ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड किस में काम करता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। वाटर किस में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन के रूप में। और जो सनलाइट हो एनर्जी देने का काम करती, और यही वाटर टूट करके ऑक्सीजन भी देता। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था। ये था इस प्रश्न का पूरा डिस्क्रिप्शन। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट है कमेंट करिए, फिर हम इस प्रश्न को किसी और सेक्शन में शामिल करके डिटेल में कंप्लीट कर देंगे। वैसे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे भरोसा है। आगे बढ़ा जाए। The component of the food, the component of the blood that prevent its clotting blood vessels। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लड वेसल्स को जमने से रोकता है, यानी ब्लड वेसल्स में, नलिकाओं में जब ब्लड बहता है तो उसे जमने से रोकता है। इस बात को हम बताएं, पहले ब्लड के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर लें, ठीक है। ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये होता है ब्लड में जो है दो कंपोजिशन मिलकर बने, प्लाज्मा पाया जाता है और क्या पाया जाता है, ब्लड सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड कार्बसेल्स या सेल पाई जाती हैं। ये तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है इसके जीवन काल से बहुत मतलब नहीं। जो आरबीसी है ये लाल इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के कारण ये लाल हो जाता है, ठीक है। जो आरबीसी है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पा जाइए क्या, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कैसा होता है, अमीबॉयड स्ट्रक्चर का होता है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करना, जबकि वहीं पे डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी की सुरक्षा करना, यानी फाइटिंग ऑफ द जर्म, जर्म से लड़ना। तो हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो ब्लड को जमने से बचाता है। जोंक में भी यही पाया जाता है, जिससे जोंक आराम से चिपक करके ब्लड को सक करती हैं और ब्लड जमता नहीं है, हिपेरिन के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पा जाइए, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के बनने से रोकता है उसे हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर आपका हो गया। दूसरी पॉइंट देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। प्रतिरक्षा और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं की कला और प्रतिरक्षी प्लाज्मा पे पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। याद रखने वाली चीज है, याद रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हम लोग जब क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के बारे में, इस बार हालांकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस पेपर के बारे में सोचा है। दिसंबर वाली क्लास के लिए हम इस बार पूरी साइंस को कवर कराएंगे, पूरी एनसीईआरटी क्लास कराएंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास 3 ऐसे बैच हैं जिसकी वजह से हम थोड़े फंसे हुए हैं। आगे भी एसएससी का है
जेएसएससी यानी झारखंड पीजीटी का पेपर है, जिसकी हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। और दूसरी हमारे यहाँ नीट का बैच स्टार्ट होने वाला, तो उसकी प्रक्रिया में हम थोड़े से परेशान हैं। इसलिए सीटेट में अभी इस बार जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से चल रहे हैं, और दिसंबर वाले में पूरी साइंस की हम आपको क्लास कराएंगे। तो वहाँ पे बताएंगे क्लास 10th में आपको दो तरह की ग्लैंड पढ़ाई जाएंगी। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। लेकिन कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं जो दोनों का कार्य करती हैं, जैसे कि अग्न्याशय जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, दोनों का कार्य करती हैं। तो कभी वो एंजाइम निकालती हैं और कभी वो हार्मोन निकालती हैं। एंजाइम उसमें पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और वहीं पे जो पैंक्रियाज में से ही 3 अलग अलग कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, जो है इंसुलिन, ग्लूकागान और सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं। अब यही पूछ रहा है, पैंक्रियाज में एक द्वीप है जिसका नाम है लैंगरहैंस की द्वीपकाएं, किसमें पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे पैंक्रियाज मतलब अग्न्याशय में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? अग्न्याशय में। और लैंगरहैंस की द्वीपकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अग्न्याशय एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बिखरा हुआ समूह है। ये लैंगरहैंस के द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रवण होता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लाइकोजन नहीं ग्लूकागान, किसका? ग्लूकागान का उत्सर्जन होता है। इंसुलिन जो होता है शरीर में ग्लूकोज लेवल को घटाता है और ग्लूकागान ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये ऐसी ग्लैंड है, ये हार्मोन निकालते हैं, और यहीं से पैंक्रियाज से ही एंजाइम भी निकलता है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। अतः इसे मिश्रित ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़िए। एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं के उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच 5.5 से लेकर के 7.5, पीएच का मतलब होता है जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता। तो उसी के आधार पर अगर पीएच 1 से लेकर 0 से लेकर के 7 तक एसिड को बताता है, और 7 से लेकर 14 तक बेस को बताता है पीएच पेपर पे, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। पानी का पीएच कितना होता है? माना जाता है कि 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर एंजाइम जो होता है ये पीएच 5 से लेकर के 7.5 की दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। पीएच की सीमा कम या अधिक हो सकती है, जैव रासायन अपक्रिया पर निर्भर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज द विटामिन, कह रहा कौन सी ऐसी एसिड है जिसे हम लोग विटामिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे विटामिन भी कहा जाता है। तो वह एसिड आपको यहाँ पर मिल जाएगी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन भी कहा जाता है। यानी अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट में। एग्जाम पॉइंट कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। प्रमुख स्रोत इसका नींबू है, टमाटर है, सब्जियां हैं, आलू हैं, इत्यादि चीज़ें होती हैं। आपको बता दें कि जो आपकी और भी विटामिन, जैसे विटामिन ए है, रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो आप कहेंगे विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है किसमें घुलनशील विटामिन है? ए वसा में घुलनशील विटामिन है, और जो बी और सी है, ए विटामिन किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन होती है। याद रखिएगा। माफ करिएगा, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, द मोनोमर ऑफ द नेचुरल रबर ऑफ, प्राकृतिक रबर का एकलक कौन होता है, यानी किससे मिलकर के प्राकृतिक रबर बनते हैं? तो उसको कहा जाता है आइसोप्रीन। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसे क्या कहते हैं? आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद अगर आप कहेंगे ऐसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जात के रबर के पौधों से प्राप्त किया जाता है, जिसे लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। शुद्ध प्राकृतिक रबर मृदु होती है,
कह रहा है शुद्ध प्राकृतिक रबड़ जो होते हैं मृदु होती हैं। रबड़ के उपयोगी बनाने के लिए इसमें सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे ये वल्कित रबड़ बन जाता है। कह रहा है पहले तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इसे उपयोग में लाने के लिए किसकी सहायता लिया जाता है? सल्फर की सहायता लेते हैं और सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो वल्कित हो जाता है। फिर इसे अपने आवश्यकता अनुसार हम ढाल सकते हैं सांचे में। रबड़ औद्योगिक क्षेत्र का उपयोगी पदार्थ माना जाता है। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो आप कहेंगे आइसोपेंटेन, एन-पेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला जो यौगिक होता है एन पेंटेन होता है। तो आपका आंसर तो मिल गया पहली पॉइंट में, कौन है? एन पेंटेन है। अब आगे बढ़ जाइए। कह रहा है एन अल्केनों में क्वथनांक उनके अणु के कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट आपसे पूछेंगे। एन अल्केनों में क्वथनांक उनके अणुओं के कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। एन एल्केनों में क्वथनांक उनके समावयवी शाखित श्रृंखला एल्केनों में क्वथनांक से ऊंचे होते हैं और अणु शाखाओं की संख्या बढ़ाने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के समायुओं में क्वथनांकों का क्रम कुछ इस प्रकार से। एन ब्यूटेन बड़ा हो मतलब हायर एनर्जी होती है किसकी तुलना में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन का टेम्परेचर कितना होता है? -12 होता है। वहीं पे एन पेंटेन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइसोपेंटेन 28 डिग्री सेंटीग्रेड, नियोपेंटेन 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है जो एरोमेटिक रिंग होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4n+2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। कह रहा है एरोमेटिक अणुओं में एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है, जहां 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम 4n+2 हेकल का नियम कहलाता है। 4n+2 किसका नियम कहलाता है? हेकल का नियम कहलाता है। जहां n = 0, 1, 2, 3 आदि पूर्णांक होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन में 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4n+2 नियम के अनुसार होते हैं। एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने वाले हेकल के नियम पालन करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें बेंजीन में कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n = हो जाएगा 6 - 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n = 4 यानी n = 1। अतः बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग होती है। अब आपसे पूछा जाए बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रदर्शन प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। किसका खोज किया गया आपको ये बताना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण के प्रयोग में किसका खोज किया गया तो ये आपको बताना है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की गई। परमाणु के आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणुओं का धन आवेशित भाग और लगभग समस्त परमाणु द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थानों में संचित होते हैं। परमाणुओं का नाभिक कहलाते हैं। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण है? कौन सा ऐसा मिश्रण है जो हेट्रोजीनस मिक्सचर के रूप में जाना जाता है? दूध, हवा, धुआं, जेली। हवा एक विषमांगी मिश्रण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें अलग अलग मात्रा में पदार्थ गैसें पाई जाती हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में अवयव नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, पीतल, कांच आदि समांगी मिश्रण है। हवा गैस समांगी मिश्रण का सबसे उत्तम उदाहरण है। जबकि दूध, जल, प्रोटीन, वसा का मिश्रण, जो दूध है, जल है, प्रोटीन है, वसा का मिश्रण है। तो रक्त, धुआं, जेली, बादल, बारूद, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण होते हैं क्योंकि इन सभी के कणों में गुण समान नहीं होते हैं। अतः इनके
कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, यानी पेट्रोलियम का पदार्थ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम नहीं है, आपको बताना है। आपको प्रश्न का आंसर करना है। कोक है, पेट्रोल है, पैराफिन मोम है और स्नेहक तेल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोक, जो होता है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि अत्यंत उपयोगी या महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। तो ये था आपका एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट, और इसे हमने 2 वीडियो के माध्यम से कवर कराया। हम आपके अनेक प्रश्नों को कराते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे दे देंगे। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद। कल सुबह आपको मिलेगा सेकेंड पार्ट, तो आप याद चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।